जब 13 साल की उम्र पे जब मैं पहला अपना एक इंटरव्यू देने के लिए गई, उन्होंने मुझे बोला अच्छा देखो, ना तुमने रियलिटी शो किया है, ना तुमने कोई प्लेबैक नंबर किया है, ना ही तुम्हारी कोई एल्बम रिलीज हुई है, तो तुम्हें किस बेस पर शो दिया जाएगा सामने, क्योंकि पब्लिकली तो वो कुछ नहीं कर सकते थे। फिर बोलते अच्छा तुम्हें चलो मैं पूल दिखाता हूँ, पूल साइड दिखाता हूँ, पूल साइड दिखाता हूँ। पूल साइड में जाकर उन्होंने मुझे ऐसे करके कस के हग कर लिया और ऐसे करके उठाया। एंड आई वाज लाइक सर ये क्या कर रहे हैं, सर ये क्या कर रहे हैं, सर ये क्या कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ सिंगर एंड कंपोजर शिवांगी शर्मा। तो ऐसा नहीं था कि मैं बचपन से गाती नहीं थी, और आई थिंक कुछ ऑलमोस्ट 2-2.5 साल की उम्र से हम करना तो मैंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा 90s के गाने सुनती थी, तो वो सब सुन के शायद गाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन मेरे घर में टिपिकली अगर मम्मी कभी भी मुझे नोटिस करती थी कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ फिल्मी गाने गा रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो छोटे मोटे गाऊँ वो सिर्फ भजन गाऊँ, जिससे जो मम्मी के अकॉर्डिंग जो इमेज है वो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक जानी चाहिए, और उन लोगों के मतलब जो नाना जी थे और सारे लोग थे, उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए मम्मी कहीं ना कहीं ये सोचती थी कि जो इमेज जानी चाहिए वो धार्मिक टाइप की जानी चाहिए। अब लेकिन जब भी मैं अपने स्कूल में प्रेयर करने के लिए क्योंकि खड़ा कर देते थे, और मम्मी हमारे सेम ही स्कूल में टीचर थी, और हम लोग 3 भाई बहन थे, तो मैं अकेली बहन और मेरे एक छोटा और एक बड़े भैया थे, जो सब एक ही स्कूल में जाते थे। 3 बच्चे पढ़ने के लिए और मम्मी पढ़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं क्या होता था कि एक बच्चे की फीस जाती थी, 2 की नहीं जाती थी, वो माफ हो जाती थी, तो 2 बच्चे फ्री में पढ़ लिए इसी चक्कर में। बट एनीवेज आई मीन कहीं ना कहीं शायद वो बहुत बड़ा हम लोगों के लिए प्लस पॉइंट था, क्योंकि गरीबी इतनी ज्यादा थी कि हम लोग एक बहुत छोटे से कमरे में 5 लोग रहते थे, जिसमें हमारे पास किचन वगैरह कुछ भी नहीं होता था, उसी में मैनेज हो जाता था। लेकिन बात ये थी कि शायद हमारी घर की चीजें कभी बाहर निकलती ही नहीं थी, किसी को पता नहीं चलता था कि हमारे घर में ऐसी मतलब टाइट सिचुएशन है और फाइनेंशियली हम लोग इतना गो थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी कहीं ना कहीं एक मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थी कि नहीं, जो भी है आपको घर से बाहर बात जानी ही नहीं चाहिए, कोई भी बात बाहर नहीं जाती थी। तो एनीवेज फिर अब बहुत बार ऐसा होता था कि जब मैं प्रेयर करती थी तो जो भी नई टीचर आती थी वो मम्मी के पास पहुंच जाती थी, क्योंकि अगर 4 बच्चों को खड़ा करूँ तो शायद मेरी आवाज़ थोड़ी सी उनसे अलग होती थी, थोड़ी ज़्यादा सुर में होती थी उन लोगों के अकॉर्डिंग। तो वो पूछते थे मैम आप ना सीरियस नहीं ले रही हो, और आपको इसको क्लासिकली ट्रेन कराना चाहिए, ये वो। मम्मी का फिर से वही डायलॉग कि नहीं कंजर्वेटिव है, ये है वो है, नाना जी नहीं करने देंगे, दादाजी नहीं करने देंगे, ऑल बुलशिट टू बी ऑनेस्ट। बट एनीवेज मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद अगर वो सिचुएशन पर उस टाइम पर अगर थोड़ा ध्यान दिया जाता है तो इतनी पॉवर्टी फेस ही नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने, अगर नेहा कक्कड़ ने या फिर सुनिधि चौहान ने, इन सब लोगों ने जगराते से स्टार्ट किया है, तो अगर वहां से भी अगर मैंने किया होता ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये पॉवर्टी फेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब क्या कर सकते हैं, पुराने लोग, उनको आप सजा तो सकते नहीं हो, क्योंकि नाना जी का वो हम तो मर्द हैं, ऐसे वो सब चलता रहता था। तो एनीवेज ठीक है, चलो चली गई बात, कोई बात नहीं। और मैं थोड़ी सी, क्योंकि अगर मुझे नाना जी अगर गलती से भी घर में गाते हुए पकड़ लेते थे, वो तुम पास आए यूं मुस्कुराए, अगर गलती से आसपास, तो सबसे पहले वो मम्मी के पास में आकर बोलते थे, गुड़िया इसको संभाल ले, लड़की तो घर से भागेगी। और मम्मी ने वो अजम्पशन पर ही वो मारना चालू कर देती थी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज से वो 10 साल पर आगे की बात है या 20 साल आगे की बात है, इतना पर भी मारना चालू हो जाता था कि अच्छा नाना जी ने कहा है ना तो पत्थर की लकीर होगा, ये तो पक्की बात है कि नाना जी अगर बोल रहे तो सही बोलेंगे। चलिए भाई, अब जिंदगी चली गई आगे, खिंचता गया सब कुछ। लेकिन पता नहीं, क्योंकि घर में जब आप ऐसे हालात देखते हैं कि रोज सुबह 4 बजे से उठ रहे हो तो भी चिक 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 चिक, सुबह रात को सो रहे हो तो भी चिक चिक चिक, पैसे की किल्लत, पैसे का ये वो सब कुछ जब मैं देखती थी, तो शायद मेरे ना मेंटल पे बहुत फर्क पड़ता था इन सारी बातों से। हालांकि थे तो मेरे बड़े भैया भी मुझसे 5-6 साल बड़े, बट शायद हो सकता है उनको फर्क ना पड़ता और मुझे बहुत ज्यादा पड़ जाता था। मैं इमोशनल चाइल्ड रही थी। जैसे लोग बोलते हैं कि इमोशनल होना बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है, लोगों को इमोशंस कंट्रोल करने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में इमोशंस की वजह से ही मैं आज जहां पर भी खड़ी हुई हूँ, सिर्फ इसी वजह से ही खड़ी हुई हूँ, टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं इमोशन को राइट जगह पर यूज नहीं करती, और अगर मैं अपने माँ बाप के लिए इतनी कंसर्न नहीं होती, तो मेरे तो कोई ड्रीम्स ही नहीं थे, क्योंकि मुझे तो अलाउ ही नहीं था। हमें तो ये बताया गया था कि 16-17 साल की उम्र में बेटा तो तुम्हारा कैसा भी लड़का देखकर शादी कर देंगे, उसके बाद में तुम जानो तुम्हारा काम जाने, वही सब होता था। तो हमारे कभी भी वो एम्बिशंस डेवलप ही नहीं हुए कि ये बन सकते हैं, ये बन सकते हैं। तो लेकिन हाँ, मैं रियलिटी शोज बहुत छुप छुप के देखती जरूर थी। जितने रियलिटी शोज आते थे, चाहे वो इंडियन आइडल हो, सारेगामापा हो, वो सब मेरा ड्रीम होता था कि वाओ कितने अच्छे हैं ये सब, ये देखो ये यहाँ से पहुंचा, क्योंकि उनमें दिखाया भी वैसा ही जाता है। अब तो खैर मुझे रियलिटी पता है,
उस टाइम पर नहीं पता थी। तो एनीवेज, तो अब धीरे धीरे करके ये सारी बातें पता चली। 13 साल की उम्र मेरी ख्याल से मेरी फर्स्ट टाइम का अटेम्प्ट था। मुझे लगता है कि जब न्यूज़पेपर आता था घर में, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जब बहुत ज़्यादा घर में पैसे के प्रॉब्लम्स, तो न्यूज़पेपर देखकर उस पर रिक्वायरमेंट लिखी होती थी, रिक्वायर्ड, वांटेड, दिस दैट। तो वो बहुत क्लियरली मुझे अच्छे से पता है कि मैं उन सबको मार्क करती थी और उनके जो नंबर्स थे ना वो डायल करके पूछती थी कि मुझे जॉब मिलेगा क्या। अब 13 साल की उम्र है, अब 13 साल की उम्र पे वो बोलते थे आपने क्या किया है, 10th किया था, तब तो 10th पास थी मैं। तो बोलते हैं कि आपकी तो उम्र कुछ छोटी लग रही है, वैसे 10th की क्लास की तो बच्ची 14-15 साल की होगी मेरे ख्याल से, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मम्मी की वजह से थोड़ा जल्दी पढ़ने बैठ गए थे, तो 13 की थी मैं। तो मैं अपनी उम्र बड़ी बताती थी, नहीं मैंने 17 अभी क्रॉस किया है, 18 हो जाएगा, बट प्लीज़ आप मुझे जॉब दे दीजिए और ऐसे वैसे। तो कुछ टाइम क्या हुआ कि वो मुझे मिलने के लिए बुला देते। अच्छा, अब मिलने के लिए कैसे जाना है, क्योंकि पैसे होते नहीं थे। तो साइकिल होती थी एक हमारे पास में, जो भैया से मुझ पर आई थी, मुझसे फिर छोटे भाई पे गई थी इसी तरीके से। तो भैया से जब मुझ पर आई तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद 20 किलोमीटर साइकिल चला के और 20 किलोमीटर वापस आके, मतलब ऑलमोस्ट दिन के 40-45 किलोमीटर होते ही थे, फिक्स थे वो। अब क्योंकि पैसे तो है ही नहीं, माँ बाप से आप पैसे मांग नहीं सकते हो, वरना पूछो कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, वो सब मुझे करना नहीं था। मुझे ये था कि पहले मैं पैसे कमाने लगूं तब मैं अपने पेरेंट्स को बताऊंगी। बट एनीवेज ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, जब एक ही कमरे में 5 लोग रहने वाले हो तो कैसे पॉसिबल है। अब क्या हुआ कि जब मैं 30, जो मैं बता रही हूँ 13 में, जब 13 साल की उम्र में जब मैं पहला अपना एक इंटरव्यू देने के लिए गई, तो एक थे, किसी ने एक रिकमेंडेशन दिया, अच्छा ठीक है, ओके जॉब चाहिए, ओके एक काम करो तुम वहाँ चली जाओ, ऐसे ऐसे करके एक ग्वालियर में एक जीवाजी क्लब था, वहाँ चले जाओ, वहाँ पे मेरे एक फ्रेंड मिलेंगे, उनकी एक ज्वेलरी शॉप है, वो तुम्हें ज्वेलरी शॉप पे कोई ना कोई सेल्स गर्ल रख लेंगे। मैंने बोला ठीक है चलो, मैं आई वॉज वेरी हैप्पी कि अच्छा ठीक है अब तो ऐसे होने वाला है, ये वो सलवार कमीज पहन के, क्योंकि वही मुझे अलाउड था वहाँ पर पहनना घर पे। तो जैसे तैसे करके मैं चली गई। तो मैंने अपनी कंडीशन बताई उनको, वो ज्वेलरी शॉप के जो ओनर थे उनको, कि सर ऐसे ऐसे ये मुझे काम चाहिए। कांपती आवाज़ में जो बच्चा होता है 13 साल का, जैसा भी हो सकता है कि घर में प्रॉब्लम है, ऐसे है वैसे है, बहुत सारी चीज़ें। आई थिंक शायद आई स्टार्टेड क्राइंग ऑल्सो। तो थोड़ा जब बच्चे को रोता हुआ देख लेते हैं कुछ भी, बट उनके लिए मैं बच्ची थोड़ी ना थी, उनके लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो होते हैं ना कि कुछ लोग कि अच्छा ओ नया शिकारी आया है ना, वैसा कुछ वो नया शिकार आया है, सॉरी। तो उन्होंने फिर इसी तरह तब सामने, क्योंकि पब्लिकली तो वो कुछ नहीं कर सकते थे, फिर बोलते अच्छा तुम्हें चलो मैं पूल दिखाता हूँ, पूल साइड दिखाता हूँ। तो मैंने कभी उससे पहले पूल देखा भी नहीं था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, नहीं हम बात तो यहीं पे कर सकते हैं। वो नहीं मैं पूल दिखाता हूँ। पूल साइड में जाकर उन्होंने मुझे ऐसे करके कस के हग कर लिया और ऐसे करके उठाया। एंड आई वाज लाइक सर ये क्या कर रहे हैं, सर ये क्या कर रहे हैं, सर ये क्या कर रहे हैं, है ना, ये क्या मतलब, ये क्या, आपने तो बोला था कि ऐसे जॉब मिलेगा, ऐसे होगा ऐसे होगा। और उसके बाद में मैंने रोना चालू कर दिया। अब जब ये सर थे, थोड़ी देर के बाद में मैंने अगले दिन इनको, वो जिन्होंने मुझे इनको रेफर किया था उनको मैंने कॉल किया। मैंने कहा सर वो जो आपने बताया था उन्होंने तो ऐसा ऐसा किया, ये वो। अच्छा बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम आज मेरे से मिलने के लिए आओ और मैं तुम्हें इतने 3 बजे करीबन मैं मिलता हूँ। मैंने कहा ठीक है, सेम जीवाजी क्लब, ओके। मैं उनसे मिलने के लिए चली गई। अब जब मैं मिलने के लिए गई तो मैंने देखा कि उन्होंने भी डोर क्लोज किया और उन्होंने भी सेम ही हरकत की। तो उनको लगा अरे कहीं ऐसा ना हो कि लड़की बाहर जाके किसी से बोलते, तो बोलते हैं नहीं हमारे लिए बहुत ज़रूरी था ये चेक करना कि आप कैरेक्टर की कैसी हैं, है ना। तो आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। फिर मुझे समझ आ गया कि नहीं, ये लोग कहीं ना कोई एडवांटेज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन में, कि जॉब दे देंगे तो एडवांटेज ले लेंगे एंड ऑल दैट। तो ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद में पता नहीं मम्मी ने शायद क्योंकि ये सारी बातें मैं घर पे जाके बिल्कुल नहीं बताती थी, मम्मी ने बोला कि नहीं एक काम करो, तुम अपना पहले +2 कंप्लीट करो और उसके बाद में तुम एक काम करो, क्योंकि अगर तुम PCM या PCS लेती हो तो उसमें तुम्हें 3 ट्यूशन्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। सो तुम एक काम करो, क्योंकि आई वाज अ गुड स्टूडेंट, तो तुम अकाउंटेंसी ले लो, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ज़्यादा लोगों को हमें बताना भी नहीं पड़ेगा, चीज़ें भी नहीं करनी पड़ेंगी। एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो +2 जैसे तैसे करके हो गया। और कुछ एज आई टोल्ड यू कि अच्छी स्टूडेंट थी तो उसका बहुत बेनिफिट हुआ। +2 के बाद में अब फिर से जॉब सर्च करना स्टार्ट हो गया। 15 की उम्र हो गई। अब लोगों को जाकर वही सेम सारी चीज़ें स्टोरी बताना कि नहीं मैं तो 18 कंप्लीट हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, क्योंकि लोगों को दिख रहा था कि यार ये उतनी एज तो नहीं लग रही है इसकी जितनी ये बता रही है। तो जैसे तैसे करके एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिली। और होटल भी बहुत वो जो ऑब्वियसली क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स और मेरी पढ़ाई कोई 5 स्टार वाली तो थी नहीं, तो वो छोटा मोटा कोई होटल था, 2-3 स्टार टाइप।
एक हफ्ता जैसे तैसे करके वहाँ पर जॉब की, वहाँ पर भी वही हैरेसमेंट वाली सिचुएशन फिर से आने लगी, फिर से जॉब छोड़ दी तो वो जो पैसे थे एक हफ्ते के वो भी मतलब मिले ही नहीं अगर देखा जाए। अब घर में आके फिर से ड्रामा के क्यों तुम्हें निकाल दिया जाता है। अब मैं उनको क्या समझाऊं कि मेरे साथ में ये सिचुएशन चल रही है, क्योंकि मुझे पता था मैं बोलूंगी तो वही ड्रामा के अच्छा शादी कर दो, हमें तो पता ही है दुनिया ऐसी है तो हम तुम्हारी शादी कर देते हैं, वही सब होने वाला था। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं था वो, मुझे नहीं लगता कि वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो जैसे तैसे करके फिर और मेहनत की, 1-1.5 महीने के बाद में और साइकिल चलाना और धूप में सारी चीज़ें करना, सलवार कमीज पहन के फिर से निकल जाना, फिर से सारी के सारी जॉब्स फिर से ढूंढना, एक दिन में 2-2 जॉब्स करना स्टार्ट कर दिया और सारी चीज़ें की। लेकिन कहीं ना कहीं फिर क्या हुआ कि क्योंकि अब मुझे पता चल गया था कि पैसे तो मैं कमा सकती हूँ धीरे धीरे करके। अब मुझे शायद कीड़ा लगने लगा कि जब मैं छोटी छोटी मॉडलिंग असाइनमेंट करती थी दिल्ली में जाके, फिर उसके बाद में ऐसा होता था कि 10 दिन अगर मैं मॉडलिंग असाइनमेंट करने के लिए चली गई तो वो 2,000 रुपीज़ वाले जो होते थे ना वो कर लेती थी, 1,000 रुपये 2,000 रुपये ऐसे मिल जाते थे मुझे, ज्वेलरी के, साड़ी के, इसके उसके वो सब कुछ। अब लेकिन मैं वहाँ पर बहुत सारे लोगों से, अपने फ्रेंड से बोलती थी कि अच्छा मैं अब इसके आगे स्टेप क्या है, अब मैं इसके आगे क्या करूँ। तो वो लोग मुझे गाइड करते थे कि नहीं दिल्ली कोई अच्छी जगह नहीं है और मुझे हमें लगता है तुम्हें मुंबई जाना चाहिए और मुंबई तुम्हारा फ्यूचर हो। मैं बोलती थी नहीं यार मेरे लिए तो दिल्ली आना इतना मुश्किल है, मेरा तो मुंबई में कोई है नहीं, मैं वहाँ कैसे जाऊँगी, सीधी सी बात है। तो वो लोग मुझे बोलते थे कि वो तुम देखो क्या करना है कैसे करना है, लेकिन काम तो तुम्हारा दिल्ली में ही होगा। एक इंसान से बात करो, दूसरे से बात करो, तीसरे से बात करो, हर इंसान यही बात बोलता था कि दिस इज नॉट अ सीरियस प्लेस, तुम्हें इवेंचुअली तुम्हें मुंबई जाना पड़ेगा एंड ऑल। शायद यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कंस्पायर कर रही थी और धीरे धीरे करके मैंने अपनी माँ के माइंड में भी ये डालना स्टार्ट कर दिया कि सब लोग मुझे कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि तुम्हें मुंबई जाना चाहिए एंड ऑल दैट। तो मम्मी ने बोला कि फाइनल ईयर के एग्जाम क्लियर करके जाओ और एग्जाम देने के बाद में 6 महीने के लिए जाना, और 6 महीने के बाद अगर कुछ बन जाती हो तो वापस आ जाना, मतलब नहीं बनती हो तो वापस आ जाओ, बन जाती हो तो देखेंगे, तब की तब देखेंगे, ठीक है। तो अगर नहीं बनती हो तो तुम यहाँ आकर शादी कर लेना। एंड मैं भी उस टाइम के अकॉर्डिंग मैंने भी अग्री कर लिया कि हाँ ठीक है चलो जैसे भी है जो भी। और ये सब कुछ क्योंकि उस उतने बीच में ईएमआई चालू थी, जो मैं आपको बता रही थी कि धीरे से करके छोटा छोटा अमाउंट वो जो भी था वो ईएमआई चालू थी। तो एग्जाम खत्म हुए उसके बाद में मैं मतलब मैं लिटरली, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मैं शायद 2.5 से 3 महीने तक मैं सोती नहीं थी बिल्कुल भी। मुझे अंदर से फियर होता था क्योंकि सब लोग, बहुत सारे लोग ये भी बोलते थे कि वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा कास्टिंग काउच है, मुंबई में बहुत कास्टिंग काउच होता है, मुंबई में बहुत सारी सिचुएशन फेस करनी पड़ती हैं। तो मुझे अंदर से डर लग रहा होता था क्योंकि मुझे मेरी सिचुएशन कोई समझ ही नहीं पा सकता था, घर वालों से मैं बोल नहीं सकती थी, कुछ भी शेयर हो नहीं सकता था और कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं था क्योंकि सबका एक्सपोजर इतना सा है ना, तो मैं किससे क्या पूछूं। एक्सपोजर जिसका बड़ा होता है तो वो मुझे अच्छी एडवाइस दे सकता है, मेरे यहाँ तो कोई अच्छा एडवाइजर था नहीं, ना फ्रेंड सर्कल में कोई था। सबको पता था कि हाँ ठीक है शादी होनी है, ये होना ही होना है। अब जब मैं जैसे तैसे करके मुंबई आई तो मुंबई में 1-2 फ्रेंड्स थे, फेसबुक के थ्रू बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए मैंने और मैं उनसे कंटिन्यूअस मीटिंग करती रहती थी। देन उसके बाद में मुझे नहीं पता मैं मुंबई में आके क्या करने वाली थी ऑनेस्टली। जब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे ड्रीम्स होते थे, ये होता था, मुझे नहीं पता मैं क्या करने आई थी यहाँ पे। मुझे तो सिर्फ अपने घर वालों के लिए पैसे कमाने थे क्योंकि मुझे अपने घर की ईएमआई देनी थी, मुझे अपने घर का होम लोन पूरा करना था। इट वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम द डे वन कि माँ बाप की हेल्प करनी है। जब मुंबई आई तो बहुत मेहनत की, ऑलमोस्ट 3-4 महीने में मैंने अपना ऑलमोस्ट बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए। कभी भी ओवर खर्चा वर्चा इधर का उधर का कुछ भी, मेरे घर में फर्नीचर तक नहीं था, मेरे घर में बेड भी नहीं था अगर देखा जाए। मैंने रेंट पे घर तो ले लिया लेकिन उसमें रखने के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं था क्योंकि मुझे सारे पैसे सेव करने थे। सेव करके 3-4 महीने के अंदर मैंने ऑलमोस्ट अपना घर का सारा जो होम लोन जो था वो मैंने अमाउंट पे कर दिया। अब अमाउंट पे कर दिया तो अब उसके बाद में फिर ये हो गया कि या तो मैं वापस चली जाऊं या फिर अब मैं अपने गोल्स बड़े करूं। तो फिर उसके बाद में एक गोल बना के अच्छा मम्मी पापा को गाड़ी में घुमाना है, तो अब धीरे धीरे करके अब वो चीज़ें, गाड़ी वाला एक आया तो सेकेंड हैंड गाड़ी का जैसे तैसे अरेंजमेंट किया। अब सिर्फ इतने से कुछ नहीं होने वाला। तो मेरे तब तक भी मेरा कोई एम्बिशन नहीं था, तब तक भी मैं कोई बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं थी। पैसा कमाना एक चीज़ हो गई, वो हो चुका था। मैं अपने एक फ्रेंड से डिस्कस करी थी, असलम खान है उनका नाम, जो नई पड़ोसन मूवी में आ चुके थे ऑलरेडी। तो उन्होंने एक आध बार मुझसे डिस्कस किया था कि चल मेरे को एक काम करना, मुझे बताना कि अगर कुछ भी होता है तो देखते हैं। एक दिन मैं उनसे बैठी हुई थी, आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, तो मैं उनको ऐसे ही बोल रही थी यार कुछ नहीं रखा यार, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, कुछ भी नहीं है लाइफ में, पता नहीं कभी कभी तो लगता है वापस चले जाओ ये वो। बोला हाँ आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। तो मैंने पता नहीं क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि सेकेंड हैंड गाड़ी तब तक तो ले ली थी लेकिन खर्चे नहीं उठ पा रहे थे। तो मैंने एक सीडी थी जो मैंने दिल्ली में किसी के लिए बनवाई थी क्योंकि वहाँ के इवेंट ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने बोला था कि 3 प्लस ट्रैक कर लो, उसके बाद में देखते हैं कोई शो वो देखते हैं। तो वो जो आज के मिलिंद गाबा है उन्होंने वो 3 गाने उस टाइम पर रिकॉर्ड किए थे मेरे लिए।
तो उस टाइम पर उनका नाम नोनू होता था क्योंकि हम दोनों ही छोटे थे। एंड तो मिलन ने जब ये 3 गाने मेरे लिए रिकॉर्ड किए तो मैंने उसको प्ले किया अपनी गाड़ी में। तो असलम ने मुझसे पूछा, दैट्स अ टर्निंग पॉइंट बाय द वे, असलम ने मुझसे पूछा कि शिवांगी इज इट योर वॉइस? तो मैंने बोला हाँ। मुझे लगा ये मुझे कुछ ना कुछ गलत बोलेगा एंड ऑल दैट, बोलेगा क्यों गाती हो ऐसे वैसे, क्योंकि मुझे जनरली लोग बहुत सारे यही बोलते थे। तो उसने मुझे बोला ना इट्स नॉट दैट बैड, आई थिंक अगर तुम धीरे धीरे करके कुछ प्रैक्टिस करोगी या रियाज करोगी मुझे लगता है बेटर हो। मैंने कहा रियाज क्या होता है? तो देखिए जो 3 साल की उम्र से बच्चा हारमोनियम पकड़ लेते हैं और सारे गामा पा गा रहे होते हैं, मुझे ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो मेरे टीनेज तक मुझे नहीं पता था कि सारे गामा पा किसे कहते हैं। तो जब मैंने उनको बोला तो वो मुझे बोले कि अरे यार तुम बिल्कुल पागल हो, ऐसी हो वैसी हो, तो बहुत सारी चीज़ें चलने लगी। फिर उन्होंने मुझे बोला अच्छा देखो, ना तुमने रियलिटी शो किया है, ना तुमने कोई प्लेबैक नंबर किया है, ना ही तुम्हारी कोई एल्बम रिलीज हुई है, तो तुम्हें किस बेस पर शो दिया जाएगा? 5-10 हज़ार के शो तो उससे तुम्हारा होगा भी क्या? वो तो कोई भी ऑर्केस्ट्रा की प्लेयर आके गा लेगी, सिंगर आके गा लेगी। एंड आई वाज लाइक कि हाँ बात तो ये सही कह रहे हैं। ठीक है, उन्होंने मेरे को ऑलमोस्ट 3-4 महीने के बाद में असलम ने मुझे कॉल किया, बोलते ठीक है मैं देखता हूँ कुछ बताता हूँ। वो देखता हूँ बताता हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कुछ होने वाला तो होता नहीं है शायद, बट लकीली इस केस में हो गया कि असलम ने मुझे कॉल किया 3-4 महीने के बाद में और वो मुझे बोलते हैं कि शिवांगी अभी तुम कहाँ पर हो? एंड आई वाज स्टेइंग अराउंड ओनली वर्सोवा साइड में। एंड मैंने बोला कि हाँ मैं फ्री हूँ, बताओ क्या है? तो उन्होंने मुझे एक कॉफ़ी शॉप में मिलने के लिए बुलाया। वहाँ पर एक प्रोड्यूसर थे और उन्होंने बोला कि इस जगह पर ऐसे ऐसे करके आपको ये एल्बम के लिए, क्योंकि असलम को भी ब्रेक चाहिए था, ऑनेस्टली असलम को भी डायरेक्शन में आना था, तो असलम को भी डायरेक्शन में आना था, मुझे सिंगिंग में आना था। तो उन्होंने जैसे तैसे करके बोला कि देखो ये इंसान है, आप लोग कनेक्ट कर लो और ये बताओ कि ये पैसे की रिकवरी कैसे है। तो उन्होंने बोला कि देखो हम तुम्हारे शो में से 50% चार्ज करेंगे, जो भी तुम्हें मिलेगा इनिशियली। अब मुझे नहीं लगता तुम्हारी बिगिनिंग 50,000 से कम की होनी चाहिए, तो उसमें से हम 50% तो हम ही चार्ज करेंगे। आई गॉट एग्री, क्योंकि मेरे को तो अब वो बोलते हैं ना जिसके पास लूज करने के लिए कुछ है ही नहीं वो क्या क्या ही लूज करेगा। मैंने बोला हाँ ठीक है चलो डन। तो अब जैसे तैसे करके ये चीज़ हुई। अब उसके बाद में फिर रिलीज़ भी हो गया, रिलीज़ हुआ, अनीस बज़मी सर ने रिलीज़ किया और बहुत अच्छे लेवल का लॉन्च था बाय द वे। मैंने शायद अपने लॉन्च पर इतना जब मेरा बिल्कुल एक्सपोजर नहीं था तो मैंने बहुत सारे कैमराज अपनी आंखों के सामने देखे, जो मैं उस लायक मुझे पता नहीं उस टाइम पर थी या नहीं थी, और बहुत इतने सारे कैमरा देखकर मैं नर्वस हो गई। और मेरे शक्ल आज भी मुझे अच्छी तरह इंटरनेट पर अगर वो पिक्चर्स पड़े हुए हैं तो वो बहुत ही वियर्ड पिक्चर्स हैं, प्लीज़ उनको देखकर बिल्कुल भी जज मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि फर्स्ट टाइम पर जब आप देखते हैं ना इतने सारे फ्लैश 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 फ्लैश, है ना, तो पता नहीं हर किसी को वो हैंडल करना आता नहीं है, क्योंकि मैंने कभी ये सब हैंडल किया ही नहीं था। मैंने तो कोई पिक्चर्स भी क्लिक नहीं किए थे ऑनेस्टली। तो एनीवेज, तो उसके बाद में फिर देखा तो लॉन्च हो गया। मुझे लगा लॉन्च के बाद में अब तो मैं कटरीना कैफ हूँ, क्योंकि हर जगह पर पोस्टर्स लगे हुए थे। मतलब ऑलमोस्ट मुझे लगता है मुंबई में मेरे 3 से 4 पोस्टर्स तो थे। अब 3-4 पोस्टर्स देखकर मैं रोज उनके सामने गाड़ी खड़ी करती थी और उनको देखती थी और मुझे लगता था अब मैं स्टार हुई आगे। बट ऑनेस्टली उससे कुछ भी नहीं हुआ, मुझे एक सिंगल शो नहीं मिला। मतलब मैं जब भी लाइव इवेंट वालों को बोलती थी कि सर मुझे काम दे दीजिए, मैंने ऐसे म्यूजिक एल्बम किया है, बोलते थे मैडम म्यूजिक एल्बम छोड़ो, आपने लाइव क्या किया है, लाइव तो दिखाओ पहले अपना। तो जब मेरे पास कुछ लाइव ही नहीं था, अब बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि 6 महीना निकल गया, कोई काम ही नहीं है। उसके बाद में बड़ी मुश्किल हो रही है घर चलाने में, सारी चीज़ें करने में। जैसे तैसे करके एक फ्री शो मिला, शालमली खोलगड़े, उनका लत लग गई बड़ा हिट हुआ था उस टाइम पर, और भी उन्होंने अवार्ड बहुत सारे विन किए थे, तो उनके लिए एक शो ओपन करने के लिए मिला। तो शो ओपन वो फ्री में शो किया था मैंने, ऑब्वियसली उसको फिल्म करवाया, उसके बाद में फिर उसका फुटेज यूज़ किया, तो लकीली धीरे धीरे करके मेरे पास में शोज़ आने लगे। मैंने अपना लाइफ का फर्स्ट पेज शो किया है राहुल वैद्या के साथ में, किसी और ने छोड़ा, मैंने पकड़ लिया, और जिसने छोड़ा था उसने फ्रेंड ने बहुत हेल्प की मेरी, हर्षी मैड उनका नाम था, तो उन्होंने बहुत हेल्प की कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। आज मैं 700 लाइव शोज़ कर चुकी हूँ, और मेरा जो सबसे फेमस गाना है वो डीजे ब्रावो के साथ में ऑलमोस्ट 4 मिलियन उस पर व्यूज़ हैं, और मेरे वायरल सॉन्ग का नाम जो है वो पार्टी पार्टी है, जो मैंने ड्वेन ब्रावो के साथ किया है। उस सॉन्ग के बाद में देयर इज़ नो लुकिंग बैक, एंड मैं अब्रॉड शोज़ करती हूँ और मोर देन 700 शोज़ कर चुकी हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड आप सब लोगों की दुआएं रही तो और ये 700 जो है वो 7,000 हो जाएंगे। थैंक यू।